ये कहानी आदेश की है। ये बात तब की है जब वह कॉलेज में पढ़ता था। पढ़ाई में वह काफ़ी ज़्यादा होशियार था। उसके घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। आदेश के घर में सिर्फ आदेश की माँ ही थी। आदेश के पापा बचपन में ही मर गए थे। उसकी माँ ने लोगों के कपड़े सिलकर अपना गुजारा किया, लेकिन अब आदेश चाहता था कि उसकी माँ पर काम का बोझ कम हो और घर की कुछ जिम्मेदारी वो उठाए और अपनी माँ की मदद करे। इसीलिए एक दिन उसने ट्यूशन पढ़ाने का फैसला किया और ये बात उसने अपने टीचर को बताई तो उसके सर को उसका ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने उसे बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से उसे कई सारी ट्यूशन्स मिलने लगीं और वह ट्यूशन पढ़ाने लगा। आदेश 2 बजे फ्री हो जाता था और 4 बजे से सबके घर जाकर एक एक घंटे ट्यूशन पढ़ाता था। आदेश की माँ भी बहुत खुश थी, क्योंकि वह इस वजह से काफ़ी अच्छा पैसा कमा ले रहा था और उसके दिन अच्छे से गुजरने लगे थे। एक दिन उसके सर ने उससे कहा कि आदेश, मेरी एक ही बेटी है जो कि 12वीं क्लास में पढ़ती है। अगर तुम उसे पढ़ा दोगे तो मुझ पर तुम्हारा बहुत एहसान होगा। वह बहुत ही हैरान होकर उनकी बातों को सुन रहा था, क्योंकि वह खुद भी एक टीचर है, तो फिर उन्हें क्या ज़रूरत कि उनकी बेटी को कोई और ट्यूशन पढ़ाए। लेकिन वह कहने लगे कि तुम सोच रहे होगे कि मैं खुद क्यों नहीं पढ़ाता, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा शरारती है और वह मुझसे नहीं पढ़ती। अगर तुम मेरी बेटी को पढ़ा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा पैसा दूंगा। उनकी ये बात सुनकर आदेश खुश हो गया, क्योंकि वह जानता था कि उसके सर के पास बहुत रुपए हैं और वह बहुत अमीर है। वह टीचिंग के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस भी किया करते हैं, जिसकी वजह से वह उसे काफ़ी अच्छी ट्यूशन फीस दे सकते हैं। फिर वह अपने सर की बेटी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए राजी हो गया। उसने कह दिया कि ठीक है, मैं 2-3 दिन में ही आपके घर आ जाऊंगा। लेकिन सर कहने लगे, बेटा तुम आज ही आ जाना। जैसे ही उसकी छुट्टी हुई तो वह सर के साथ ही उनके घर चला गया। उन्होंने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया और कहने लगे कि मैं अभी अपनी बेटी को भेजता हूँ। 3-4 मिनट के इंतज़ार के बाद उनकी बेटी जैसे ही ड्राइंग रूम में आई तो उसको देखकर आदेश हैरान हो गया, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने बैठी हुई लड़की कोई लड़की है या फिर कोई अप्सरा। वह लड़की आदेश के सामने आकर बैठ गई। इससे पहले उसने किसी भी लड़की से बात नहीं की थी, क्योंकि वह थोड़ा शर्मीला टाइप का लड़का था। वह जिन स्कूलों में पढ़ा था वह भी बॉयज़ कॉलेज थे और उसकी कोई बहन भी नहीं थी। वह इकलौता ही था। इस वजह से वह काफ़ी हिचकते हुए उस लड़की से बात कर रहा था। कुछ देर वह उसे पढ़ाता रहा। उसके बाद उसने उससे कहा कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये कहकर वह घर चला गया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था। उस लड़की का नाम रितिका था। रितिका बहुत ही खूबसूरत थी। वो उसे काफ़ी ज़्यादा सीरियस नेचर की लग रही थी। देखने से लग ही नहीं रहा था कि वह बहुत ज़्यादा शरारती हो सकती है। पर अगले दिन जब वह ट्यूशन पढ़ाने गया तो हैरान रह गया, क्योंकि वह बिना बताए रितिका के घर चला गया था। जब उसने उसे उस हाल में देखा तो जल्दी से अपनी आंखें झुका ली। वह अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही थी। उसने रितिका को बस एक नज़र ही देखा था, लेकिन रितिका ने जैसे ही उसे देखा जल्दी से अंदर चली गई। कुछ देर बाद वह उसके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आई। उसने थोड़ी लॉन्ग सी शर्ट डाल रखी थी। इससे पहले तो वह बहुत ही ज़्यादा मिनी टॉप पहने हुए थी। कहने लगी, सर कल मेरा टेस्ट है। आदेश ने उसे टेस्ट की तैयारी करवाई थी। उसने रितिका को वार्न किया कि तुम्हें इस टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लेकर आने हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारी बहुत अच्छे से तैयारी करवाई है। तो वह कहने लगी कि सर मेरी केमिस्ट्री बहुत कमज़ोर है और मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत अच्छे नंबर ला पाऊंगी, लेकिन पास हो जाऊंगी। अब उसकी बात पर आदेश हैरान हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे रितिका रोने वाली है। इससे पहले कि वह रो देती उसने कहा, चलो ठीक है, लेकिन अगर तुम फेल हो गई तो फिर वह कहने लगी कि अगर मैं फेल हो गई तो सर आप मुझे कोई भी सज़ा दे देना, मुझे मंजूर है। उसकी बात पर आदेश शरारती अंदाज में मुस्कुराने लगा। उसने कह दिया, ठीक है, अगर तुम फेल हुई तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। अब तो आदेश इंतज़ार करने लगा कि रितिका टेस्ट में फेल हो जाए और वो उसे कोई सज़ा दे सके। न जाने क्यों उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि उसे रितिका को तंग करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगा था। और फिर अगले दिन उसे पता चला कि रितिका टेस्ट में फेल हो गई तो वह खुशी से उछल पड़ा।
लेकिन उसने बनावटी गुस्सा अपने चेहरे पर लाया और रितिका से कहने लगा कि ये तुमने क्या कर दिया। मैंने तुम्हें केमिस्ट्री की इतनी अच्छी तैयारी करवाई थी और तुम इस टेस्ट में फेल हो गई। उसका गुस्सा देख रितिका डर गई थी। इससे पहले कि वह रो देती, उसने उसे कहा, चलो ठीक है, लेकिन अगर तुम फेल हो गई हो तो तुम्हें मेरी बात तो याद है। तो रितिका कहने लगी, सर आप मुझे जो भी सज़ा दें मुझे मंजूर है, पर मैं पढ़ाया हुआ सब कुछ भूल गई थी। मैं क्या करती, मुझे केमिस्ट्री बहुत मुश्किल लगती है। वह बहुत मासूमियत से उससे कह रही थी। आदेश ने उससे कहा कि बताओ तुम्हें क्या सज़ा चाहिए। वह कहने लगी, मुझे आप जो भी सज़ा दें मंजूर है। रितिका की मासूमियत और खूबसूरती पर आदेश का दिल आने लगा था। उसने एक नज़र उसके ऊपर डाली थी। वह उन दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। उसके साथ इतनी खूबसूरत लड़की मौजूद थी और उसकी सुंदरता को देखकर उसका दिल धड़कने लगा था। अजीब अजीब से ख्याल उसके मन में आ रहे थे। आदेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर ठीक है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सजा देना चाहता हूँ। रितिका बहुत ही मासूम थी। वह उसकी बात मान गई और उसके पास आकर बैठ गई थी। उसने आदेश ने पूछा, तुम कितने साल की हो? तो उसने बताया कि वह 16 साल की है। रितिका 16 साल की थी और आदेश 20 साल का था। उसने रितिका से कहा कि अगर मैं तुम्हें कोई भी सजा दूंगा तो क्या वह तुम अपने घर पर बताओगी? वह कहने लगी, सर मैं अपनी सजा क्यों बताऊंगी? अगर ऐसा किया तो पापा मुझ पर गुस्सा होंगे, क्योंकि मैं आपके पढ़ाने के बावजूद भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाई। इसीलिए मैं वह सजा किसी को भी नहीं बताऊंगी। आदेश बहुत खुश हो गया। रितिका का गुलाबी चेहरा देखकर उसका मन किया कि उसे बाहों में भरकर चूम ले, लेकिन उसके दिल का एक कोना ये करने से मना कर रहा था, क्योंकि उसके संस्कार उसे रोक रहे थे। इसीलिए उसने खुद को समझाया और रितिका से कहा कि मैं आज तुम्हें कोई भी सजा नहीं दूंगा, लेकिन आगे से अगर तुम किसी भी टेस्ट में इस तरह की कोई भी गलती करोगी या फेल हो गई तो मैं तुम्हें ज़रूर सजा दूंगा। चलो आज के लिए मैंने तुम्हें माफ़ किया। ये सुनकर रितिका बहुत खुश हो गई और वह वापस उसको पढ़ाने लगा। एक दिन वह कॉलेज में ही था कि उसके सर उसके पास आए और कहने लगे, बेटा आदेश, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। उसने सर से कहा कि मैं क्लास ले लूं, उसके बाद आराम से आकर आपसे बात करता हूं। आपको मुझे जो भी कहना हो मुझे कह दीजिएगा। इस तरह क्लास के बाद वह सर के पास गया। सर बिजी थे। कुछ देर के बाद उन्होंने आदेश को अंदर बुलाया और कहने लगे कि बेटा बैठो, मैं तुमसे रितिका के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर वह हैरान हो गया कि अचानक से उनका क्या बात करने का मन हो गया है। लेकिन सर कहने लगे, आदेश मैं चाहता हूँ कि तुम रितिका के साथ मेरे घर पर रुक जाओ। उनकी ये बात सुनकर आदेश हैरान हो गया था कि आखिर वह ऐसा क्यों कह रहे हैं। सर कहने लगे, बेटा मैं तुम पर बहुत विश्वास करता हूँ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे पास ही रहे, क्योंकि मुझे ज़रूरी काम के सिलसिले से शहर के बाहर जाना है एक दिन के लिए, और शहर में मेरा कोई भी जानने वाला नहीं है जिसके पास मैं अपनी बेटी को छोड़ दूँ, और अकेले उसे रहने में बहुत डर लगता है और उसके टेस्ट भी चल रहे हैं, इसलिए मैं उसे अपने साथ भी नहीं लेके जा सकता। तो क्या तुम एक दिन के लिए मेरे घर पर आकर रुक सकते हो? रितिका के साथ में मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूँगा, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मेरा एक बहुत पुराना नौकर है जो तुम लोगों के खाने पीने का पूरा ख्याल रखेगा, लेकिन नौकर के भरोसे मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा शैतान है। इसलिए तुम सिर्फ उसकी देख रेख के लिए एक दिन वहाँ पर रुक जाओ। सर की बात सुनकर आदेश बहुत ही गहरी सोच में डूब गया कि वह क्या फैसला करे। उसने सोचा कि सर बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इन्होंने मुझे कई सारी ट्यूशन्स दिलाई हैं और अगर मैंने इन्हें इनकार किया तो इन्हें बुरा लगेगा। तो उसने कह दिया कि सर आप परेशान मत होइए, मैं एक दिन के लिए आपके घर पर रुक जाऊंगा और रितिका का भी अच्छे से ख्याल रखूंगा और उसे ट्यूशन भी पढ़ा दूंगा। वह यह सब कह तो रहा था, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि ये फैसला उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह सोच रहा था कि रितिका को देखकर उसका दिल बहकने लगता है।
पर वह कहीं पर थोड़ा खुश भी था कि इतनी खूबसूरत लड़की के साथ उसे रहने को मिल रहा है। लेकिन फिर उसने अपनी माँ की सोची कि वह तो पता नहीं इस बात पर क्या कहेंगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह उन्हें समझा देगा। यही सोचकर उसने सर को हाँ कह दी थी। उसके बाद आदेश स्कूल से सीधा अपने घर गया और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने कहा, ये तुमने बहुत गलत फैसला किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी लड़की के साथ तुम अकेले रहो और अगर कोई बात हो जाए तो फिर हम दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, या फिर कोई झूठा इल्जाम ही लगा दिया जाए। आज के ज़माने में कई तरह के लोग हैं। उसने अपनी माँ को समझाया कि सर बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्हीं की वजह से आज हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारी ट्यूशन्स दिलाई हैं। वह कहने लगी, ये बात तो ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी तुम्हें सोचना चाहिए था। वह बोला कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, आपको अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं है क्या? आप अपने संस्कारों पर भरोसा रखें। आदेश की माँ को उस पर बहुत भरोसा था, इसलिए उन्होंने जब देखा कि अब हाँ कर ही आया है तो उन्होंने उसे इजाज़त दे दी। उसके बाद वह कुछ देर घर पर रुकने के बाद अपने सर के घर के लिए निकल गया और जब वह वहां पहुंचा तो सर वहां पर मौजूद थे, जो तैयार ही खड़े थे अपना बैग लेकर घर से जाने के लिए और आदेश का इंतज़ार कर रहे थे। आदेश को देखते ही वह बोले कि अच्छा हुआ जो तुम आ गए, मैं काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और मुझे देर भी हो रही है। रितिका काफ़ी उदास थी। सर उसे समझाने लगे, बेटा अपने टीचर को तंग नहीं करना है, अभी आपको पढ़ाएंगे और यहीं पर रहेंगे तुम्हारी देख रेख के लिए। मैं इन पर भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन तुम बहुत शरारती हो, मुझे डर है कि कहीं टीचर को तुम तंग ना करो और वह तुम्हें डांट ना दें, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उन्हें तुम तंग मत करना और वह जैसा पढ़ाएं वैसा ही पढ़ना, वह जो कहें उस बात को मानना, वही करना जो तुम्हारे सर कहें। रितिका कहने लगी, ठीक है पापा, मैं सर को शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी और तंग भी नहीं करूंगी। और फिर सर ने अपने नौकर रमेश को बुलाया और उसे आदेश से मिलवाया कि ये रितिका के सर हैं और आज यहीं रुकेंगे, इनके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखना। रमेश ने कहा, मालिक आप बेफिक्र होकर जाएं। रितिका के पापा ने उसके सर पर हाथ फेरा और वह अपना बैग लेकर घर से निकल गए। आदेश ने देखा रितिका उदास थी। आदेश ने उसे समझाया कि एक दिन की बात है, सर कल लौट आएंगे, परेशान मत हो। उसके बाद आदेश वहीं सोफे पर बैठ गया और रितिका को ट्यूशन पढ़ाने लगा। उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। उसका दिल अजीब अंदाज में धड़क उठा था। वो जितना चाहता कि उस लड़की से खुद को दूर रखे, उतना ही उसका दिल उसकी तरफ खिंचने लगा था, लेकिन वो खुद पर काबू किए हुए था। उसने रितिका को केमिस्ट्री पढ़ाती थी, लेकिन रितिका को केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही थी, तो वह कहने लगी कि सर कल मुझे स्कूल नहीं जाना है, कल मेरी छुट्टी है, तो आप आगे की केमिस्ट्री मुझे कल पढ़ा दीजिएगा। आदेश को भी कॉलेज नहीं जाना था, क्योंकि उसके कॉलेज में कल कोई फंक्शन था और वह उस फंक्शन को अटेंड नहीं करना चाहता था। घर में जो नौकर था उसका नाम रमेश था। उसकी उम्र कुछ 28 साल के आसपास की होगी। वह आदेश के लिए चाय नाश्ता लेकर आया। आदेश ने उस नौकर को काफ़ी देर से नोटिस किया था कि वह बहुत ध्यान से उसे और रितिका को देख रहा था। पहले तो उसे अजीब लगा, लेकिन फिर वह सोचने लगा कि शायद सर ने उससे कहा होगा कि तुम थोड़ा ध्यान दिए रहना, इसीलिए वह इतना घूर घूर के देख रहा है। फिर आदेश ने सोचा, चलो मुझे क्या। जब वह फ्रेश होकर आया तो वह नौकर रितिका से कुछ बातचीत कर रहा था और उससे कह रहा था कि अपने सर से थोड़ा संभल कर रहना, ज़्यादा हंसी मजाक मत करना। आदेश को देखते ही वह नौकर चुप हो गया और वहाँ से चला गया। रात का समय हो गया था। नौकर ने उन दोनों के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया था। आदेश ने रितिका के साथ बैठकर जल्दी जल्दी से डिनर किया और उसके बाद वह गेस्ट रूम में जाकर लेट गया। आदेश पूरे दिन का थका हुआ था। पहले वह कॉलेज गया था, उसके बाद अपने घर और फिर सर के घर आ गया था। आज उसने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था, इसीलिए लेटने के थोड़ी देर के बाद ही उसे नींद आ गई। रितिका अपने कमरे में चली गई थी। आधी रात को आदेश की आंख खुली तो उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके कमरे में कोई है। उसने जैसे ही लाइट जलाई तो देखा कि उसके पैरों के पास में रितिका लेटी हुई है। उसे देखकर वह हड़बड़ा के खड़ा हो गया और बोला कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वह बोली कि सर मुझे माफ़ कर दीजिएगा,
पर मुझे अकेले नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे अकेले सोने की बिल्कुल भी आदत नहीं है और मुझे डर भी लगता है। इसीलिए मैं पापा के साथ उनके रूम में ही सोती हूँ, लेकिन वह आज नहीं है और इस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। मैंने सोचा था कि आप सो रहे होंगे तो मैं वहीं आपके पैरों के पास लेटकर सो जाऊंगी। ये सुनकर आदेश गुस्सा होने लगा और तेज आवाज में बोला कि रितिका, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? तुम नहीं जानती कि इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है और इस तरह मेरे साथ कमरे में सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। रितिका उसकी तेज आवाज सुनकर डर गई और रोने लगी और बोली कि मैं जानती हूँ, लेकिन अकेले घर में मुझे डर लगता है, तो मैं क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ। मैंने तो बहुत कोशिश की अपने कमरे में अकेले सोने की, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। उसे रोता देखकर आदेश का दिल पिघल गया और उसने रितिका से कहा कि चलो अच्छा ठीक है, तुम चुप हो जाओ और रोना बंद करो। ऐसा करते हैं कि तुम इस बिस्तर पर लेट जाओ और मैं वहाँ सोफे पर लेटकर सो जाऊँगा। आज आदेश को बहुत तेज नींद आ रही थी। उसे लग रहा था कि शायद ये नींद उसे थकान की वजह से आ रही है। रितिका भी बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई थी। अंदर ही अंदर आदेश खुद को डांट रहा था। उसके दिमाग में ये बात आई क्यों नहीं कि अगर इसे डर लगता है तो ये अकेले कैसे सोएगी। अगर ये बात उसके दिमाग में आ जाती तो वो सर को ज़रूर बोलता। रितिका अब मज़े से मीठी नींद सो रही थी। उसके सोने का ढंग आदेश को डिस्टर्ब कर रहा था। एक तो वह बहुत ही खुले नाइट सूट में थी, ऊपर से कंबल भी नहीं ओढ़ा हुआ था। पूरा कंबल उतार के फेंक दिया था और बेड पर फैल कर सोई हुई थी। बार बार उसकी नज़र उसके ऊपर जा रही थी और उसके दिल के जज्बात बेकाबू हो रहे थे। उसने जैसे तैसे खुद पर काबू किया था, लेकिन उसने सोच लिया था कि अब आगे कभी ऐसे रुकने को वह तैयार नहीं होगा। ये सब सोचते सोचते आदेश को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब आदेश की आंख खुली तो काफी दिन निकल आया था। 10 बज रहे थे। रितिका अभी भी सो रही थी। आदेश सोच रहा था कि पता नहीं कैसे उसकी आंख नहीं खुली, वरना वैसे तो वो जल्दी उठ जाता था। उसने रितिका को आवाज दी कि रितिका उठो, काफी देर हो गई है। रितिका ने उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं दिया तो आदेश ने सोचा कि उसे हिलाए, लेकिन फिर उसके दिल ने कहा कि ये शायद उसे अच्छा ना लगे। पता नहीं वो क्या सोचे। फिर उसकी नज़र वहाँ पास रखे पानी के जग पर पड़ी तो उसने पानी के कुछ छींटे मारे, जिससे रितिका हड़बड़ा के उठी। आदेश ने उससे सॉरी कहा और बोला, मैंने तुम्हें आवाज़ दी थी पर तुम उठ नहीं रही थी, इसलिए मुझे पानी डालना पड़ा। रितिका जब उठी तो वो अजीब तरह से चल रही थी। आदेश को ये देखकर बड़ा अजीब लगा। उसके बाद आदेश फ्रेश होने चला गया। जब वो फ्रेश होकर बाहर आया तो रमेश उसके लिए नाश्ता ले आया। रितिका अब तक नाश्ते के लिए नहीं आई थी। आदेश ने सोचा वो उसे बुला लाए। वो रितिका के कमरे में गया तो दरवाज़ा खुला था। रितिका बिस्तर पर बैठी थी। आदेश ने उससे कहा, चलो नाश्ता कर लो, तो उसने मना कर दिया। आदेश अंदर गया तो देखा रितिका का चेहरा उतरा हुआ था। उसने पूछा, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? तो वो बोली, पता नहीं सर, रात को जब सोई थी तब तो सब ठीक लग रहा था, पर जब से सुबह उठी हूँ शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, चलने में भी दिक्कत हो रही है। आदेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, चलो तुमको डॉक्टर को दिखा लाऊं। तो वो बोली, अभी तो मुझे बहुत थकान लग रही है, कुछ घंटे बाद पापा आ जाएंगे तो उनके साथ मैं चली जाऊंगी दवा लेने। आदेश ने कहा, ठीक है तुम आराम करो, मैं बाहर ड्राइंग रूम में हूँ, कोई दिक्कत लगे तो बुला लेना। रितिका लेट गई और आदेश बाहर चला गया। वो अब ये सोच कर परेशान था कि सर पता नहीं क्या कहेंगे। 2 घंटे यूं ही सोच विचार में निकल गए और आदेश के सर घर वापस आ गए। उन्होंने आदेश से कहा कि रितिका ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? आदेश ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर उसके सर बोले कि आखिर रितिका है कहाँ, दिखाई नहीं पड़ रही। तो आदेश ने कहा, वह अपने कमरे में लेटी है, आज जब से वह सुबह से उठी है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनते ही उसके सर दौड़कर रितिका के कमरे में गए और उन्होंने उसको जगाया और पूछा कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है। रितिका ने बताया कि सुबह से उसके शरीर में बेहद दर्द हो रहा है और उससे चला भी नहीं जा रहा है। ये सुनकर सर काफ़ी परेशान हो गए और आदेश से बोले कि इसे क्या हुआ है। तो आदेश ने कहा कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि रात को जब ये सोई थी तब तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, फिर पता नहीं सुबह इसे क्या हो गया। आदेश ने कहा कि मैंने बोला था
कि चलो तुमको डॉक्टर को दिखा लाऊं। तो वह बोली कि जब पापा आ जाएंगे तब उनके साथ ही जाऊंगी। तो उसके सर बोले ठीक है, मैं इसे अभी डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। और आदेश अपने घर के लिए निकल गया और रितिका के पिता उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने रितिका का चेकअप किया और उसके बाद उसे कुछ दवाइयाँ दी जिससे शरीर की कमजोरी दूर हो जाए। रितिका ने कुछ दिन वह दवाइयाँ खाई तो उसे कुछ ठीक लगने लगा। लेकिन एक हफ्ता गुजरने के बाद एक दिन रितिका जब डिनर करने के लिए डाइनिंग एरिया में आ रही थी तो उसे चक्कर आ गए और वह गिर पड़ी। ये देखकर उसके पापा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और वह उसे तुरंत फिर से डॉक्टर के पास ले गए। अब डॉक्टर ने उसकी कुछ जांचें की और उसे एडमिट कर लिया। जब उन जांचों की रिपोर्ट आई तो उसे देखकर डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए। डॉक्टर के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर रितिका के पापा ने उनसे पूछा कि क्या बात है। तो उन्होंने हिचकते हुए काफ़ी धीरे शब्दों में कहा कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही रितिका के पिता के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। तो डॉक्टर बोला कि हमें कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है, जो रिपोर्ट कह रही है वही मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ देर तो रितिका के पिता के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया और वह अपना सर पकड़कर वहीं सोफे पर बैठ गए और रितिका भी बुरी तरह से रोए चली जा रही थी। उसकी थोड़ी देर बाद उसके पापा ने उससे पूछा कि ये सब क्या है, तुमने किसके साथ ये सब किया। तो वह रोने लगी और बोली कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस उस दिन सर के साथ उनके कमरे में रुक गई थी क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था और अकेले नींद नहीं आ रही थी। और सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। ये सुनकर रितिका के पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा और उन्होंने तुरंत ही फ़ोन करके आदेश को अपने घर पर बुलाया। आदेश काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था क्योंकि फ़ोन पर उसके सर की आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था। जब आदेश उनके घर पर पहुंचा तो रितिका के पिता ने उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। ये देखकर आदेश के होश ही उड़ गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। उसने सर से पूछा कि आप मुझे क्यों मार रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो उसका फ़ायदा ही उठा लिया। उसने कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने रितिका के साथ कुछ भी नहीं किया है जिससे उसका फ़ायदा उठाया जाए। उन्होंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, ये रिपोर्ट देखो। और वह रिपोर्ट उन्होंने आदेश के मुंह पर फेंक के मार दी। आदेश ने जब वह रिपोर्ट उठाई और उसके अंदर लिखा हुआ पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं क्योंकि उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि रितिका प्रेग्नेंट है। अब तो आदेश के पसीने ही छूट गए और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सर से कहा कि मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ और किसने किया, मैंने रितिका के साथ कुछ भी नहीं किया, आप रितिका से पूछ लें। उन्होंने कहा कि मुझे रितिका ने सब कुछ बता दिया है। उसने बताया कि वह तुम्हारे साथ ही कमरे में सोई थी और उसके बाद जब वह सुबह उठी तो उसकी तबीयत खराब हो गई। आदेश ने कहा कि हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, मैं तो रात में सो गया था और फिर सीधे सुबह उठा। आदेश के पास अपनी बेगुनाही को साबित करने का कोई भी सबूत नहीं था। रितिका के पिता ने कहा कि मैं तुम्हें पुलिस के पास लेकर जाऊंगा और जब वह तुम्हें मारेगी तब तुम अपना पूरा सच कबूल कर लोगे। अब तो आदेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह यही सोच रहा था कि अगर ये बात उसकी माँ को पता चल गई तो वह तो जीते जी मर जाएंगी, क्योंकि वह तो पहले ही मना कर रही थी रितिका के साथ सर के घर रुकने के लिए। लेकिन उसने ही कहा था कि वह अपने संस्कारों पर विश्वास रखें और वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे उनकी या उसकी इज्जत पर कोई आँच आए। उधर रितिका के पिता ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था और पुलिस वाले रितिका के घर पर आ गए थे और आदेश को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए। जब आदेश पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहां पर जो सीनियर इंस्पेक्टर थे उन्होंने आदेश को देखा और देखकर बोले कि तुम आदेश शुक्ला हो, अजय शुक्ला के बेटे। तो उसने कहा कि हाँ, लेकिन आप मुझे कैसे पहचानते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और एक बार उन्होंने मुझे एक पार्टी में तुम्हें दिखाया था, लेकिन मेरी तुमसे फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन अभी जो FIR लिखवाई जा रही है उसमें मैंने तुम्हारे पिता का नाम पढ़ा तो मैं तुम्हें पहचान गया। तुम इस तरीके का काम कैसे कर सकते हो।
तुम्हारे पिता तो बहुत अच्छे इंसान थे, तुमने ज़रा भी उनके बारे में नहीं सोचा। तो आदेश उनके सामने रोने लगा और बोला कि अंकल, आप तो मेरे पापा के दोस्त हैं और आप जानते हैं कि मेरे पापा कितने अच्छे इंसान थे और उन्होंने मुझे भी उतने ही अच्छे संस्कार दिए थे और मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि आप मेरी मदद करें, मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि लड़की प्रेग्नेंट है और नाबालिग भी। तुम नहीं जानते कि अगर ये इल्ज़ाम साबित हो गया तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी और करियर भी। आदेश अब बुरी तरह से रोए चला जा रहा था और कह रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके साथ ये सब किसने किया जिसका इल्ज़ाम मेरे सर पर लगाया जा रहा है, और अब मैं कैसे साबित करूं? मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। तो आदेश के अंकल ने कहा कि चलो ठीक है, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। उसके बाद उन्होंने रितिका के पिता से बात की और कहा कि पुलिस चाहती है कि एक बार पुख्ता सबूत इकट्ठे कर लिए जाएं, क्योंकि ये जो लड़का है इसकी भी ज़िंदगी का सवाल है। अगर इसके ऊपर लगाया हुआ इल्ज़ाम झूठा हुआ तो ये बेगुनाही में बहुत बुरी तरह से मर जाएगा और इसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो रितिका के पिता बोले कि वह भी नहीं चाहते हैं कि किसी बेगुनाह को सज़ा हो, लेकिन वह ये ज़रूर चाहते हैं कि जिसने उसकी बेटी के साथ गलत किया है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा हो। इसलिए आप जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं उसमें मैं आपका पूरा साथ दूंगा। तो सीनियर इंस्पेक्टर बोले कि मैं चाहता हूं कि आप रितिका का डीएनए टेस्ट करवाएं और घर में उस दिन जो भी मर्द मौजूद थे उन सभी के डीएनए से मैच करवाएं। रितिका के पिता बोले कि उस दिन घर में रितिका सिर्फ आदेश के साथ मौजूद थी और कोई भी नहीं था उस घर में, इसीलिए तो मैंने आदेश को उसके साथ रुकने के लिए कहा था। पुलिस स्टेशन में ही डॉक्टर को बुलाया गया और आदेश का ब्लड सैंपल ले लिया गया। उधर रितिका का भी ब्लड सैंपल लिया गया और डीएनए टेस्ट करवाया गया। आदेश बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ था और वह सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ और किसने किया जो रितिका प्रेग्नेंट हो गई। अभी वो यही सब सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में रमेश का ख्याल आया और उसने सोचा कि उस घर में उस दिन उसके अलावा रमेश भी तो था कहीं। फिर उसने सीनियर इंस्पेक्टर को ये सब बातें बताईं और कहा कि सर, मैं अकेला नहीं था, वहाँ पर रमेश भी था। सीनियर इंस्पेक्टर ने तुरंत ही पुलिस के साथ में डॉक्टर को रितिका के पिता के घर भेजा और जब वह पहुंचे तो रमेश का ब्लड सैंपल लिया और ब्लड सैंपल लेकर उसे रितिका के ब्लड सैंपल से मैच करवाया और कुछ घंटों बाद दोनों रिपोर्ट्स आ गई थीं। आदेश बहुत बुरी तरह से घबरा रहा था कि पता नहीं रिपोर्ट्स में ऐसा क्या निकलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कुछ पता ही ना चले और उससे कुछ गलत हो गया हो। थोड़ी देर बाद जो रिपोर्ट पुलिस के सामने आई उसे देखकर सीनियर इंस्पेक्टर के तो पसीने ही छूट गए और उन्होंने आदेश से कहा कि आदेश, देखो इस रिपोर्ट को, इसमें क्या लिखा हुआ है। और जब आदेश ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें लिखा था कि रितिका के पेट में जो बच्चा है उसका पिता रमेश है। ये देखकर अब आदेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने लिए खुश हो या फिर रितिका के लिए दुखी हो या फिर वह क्या करे, क्योंकि मन ही मन वह रितिका को पसंद करने लगा था और उसे किसी और ने छुआ ये सोचकर भी उसे बहुत दुख हो रहा था। अब सारा सच सबके सामने आ गया था और पुलिस फोर्स रितिका के घर पहुंच गई थी और जब वह वहां पहुंची तो रमेश वहां से गायब था, फरार था। पुलिस फोर्स ने तुरंत ही रमेश को ढूंढना शुरू किया और वह रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया और जब उससे पूछा गया तो वह साफ मुकर गया। फिर पुलिस ने जब उसकी पिटाई की तो उसने बताया कि रितिका बहुत खूबसूरत थी और उसकी बहुत दिनों से रितिका पर नज़र थी, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। तभी जब साहब घर से बाहर गए और ट्यूशन सर को घर पर बुलाया गया तो इससे अच्छा मौका उसे कोई नहीं दिखा। उसने सोचा कि अगर वह कुछ करेगा और उसका कोई नतीजा भी निकलेगा तो उसका सारा इल्ज़ाम ट्यूशन सर पर चला जाएगा। रात के खाने में उसने नींद की गोलियां मिला दी थीं, जिसे खाने के बाद रितिका और आदेश दोनों ही गहरी नींद में सो गए थे।
उसके बाद रमेश ने रितिका के साथ वह सब किया जिसकी वजह से वह प्रेग्नेंट हो गई। जब यह सब बातें रितिका को पता चली तो वह बहुत बुरी तरह से रो रही थी और आदेश को लेकर शर्मिंदा भी थी। उसने आदेश से माफ़ी मांगी और रितिका के पिता ने भी आदेश से माफ़ी मांगी और कहा कि अगर सीनियर इंस्पेक्टर सही से कार्रवाई नहीं करते तो आज एक बेगुनाह को सजा हो जाती। पर रितिका के पिता बहुत ज़्यादा उदास थे कि उनकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ अब वह क्या करेंगे और समाज को कैसे मुंह दिखाएंगे। रितिका तो अपनी जान देने की बात कर रही थी तो आदेश ने सर से कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूं। तो उन्होंने कहा कि बताओ क्या कहना चाहते हो। तो उसने कहा कि आप रितिका की शादी मुझसे करवा दें। मैं रितिका से बेहद प्यार करता हूँ और उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं आज भी उसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। उसकी बात सुनकर सर सकते में आ गए और बोले कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम तो सच जानते हो। उसने कहा कि हाँ मैं सच जानता हूँ, लेकिन उसमें रितिका की कोई गलती नहीं है, वह गलती रमेश की थी और मैं रितिका से प्यार करता हूँ और मुझे लगता है कि शायद वो भी मुझे मन ही मन पसंद करने लगी है। जब रितिका के पापा ने उससे पूछा तो उसने भी सहमति में सर हिलाया कि उसे आदेश अच्छा लगता है, लेकिन रितिका की अभी उम्र 16 साल की थी। तो आदेश ने कहा कि आप रितिका का अबॉर्शन करवा दें अगर सब चीज़ें ठीक रहती हैं तो, लेकिन अगर इससे रितिका को कोई दिक्कत होती है या परेशानी होती है तो फिर आप उसका अबॉर्शन मत करवाइएगा। लेकिन जब डॉक्टर से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अबॉर्शन सक्सेसफुल तरीके से किया जा सकता है, अभी कोई भी दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, सिर्फ हफ्ते भर ही हुआ है। उसके बाद रितिका का अबॉर्शन हो गया और आदेश ने रितिका को दिलासा दिलाया कि वह हमेशा उसके साथ है और वह अब उस हादसे को भूल जाए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। आदेश का प्यार पाकर रितिका धीरे धीरे उस गम को भूलने लगी थी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी थी। आदेश उसे रोज पढ़ाने आता था और इस तरह धीरे धीरे समय बीत गया और 2 साल गुजर गए। रितिका अब कॉलेज में पहुंच गई थी और 18 साल की हो चुकी थी। रितिका ने जब अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और आदेश को भी एक अच्छी नौकरी मिल गई और वह भी एक स्कूल में टीचर हो गया तो उन दोनों की खुशी खुशी शादी करवा दी गई और वह दोनों अब एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, आज का समय ऐसा हो गया है कि आप किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी पुराना पहचान वाला क्यों ना हो। महिलाएं अपने घर में ही सुरक्षित नहीं हैं, बाहर तो सुरक्षा की बात ही मत करिए। अपने घर की महिलाओं पर ध्यान दें कि उनके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो उनका फ़ायदा उठा सके और अगर किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार किया गया है उसकी मर्जी के खिलाफ तो उसकी सज़ा उसे ना दें बल्कि उस व्यक्ति को दें जिसने वह दुर्व्यवहार किया है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।